लोग गाइस वेक्टर्स कर रहे हैं, वेक्टर्स फॉर क्लास 11th फॉर फिजिक्स, नॉट फॉर मैथमेटिक्स, फॉर फिजिक्स. सो दिस इज आवर आउटलाइन दैट वी आर फॉलोइंग. लेक्चर 1 हमारा हो चुका है. दिस इज योर करंट लेक्चर 2. इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेक्चर 3. लेक्चर 1 में आई डिड ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ग्राफिकल अप्रोच. एंड इस लेक्चर 2 में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट mathematical approach of triangle and parallelogram law. And lecture 3 में I am going to talk about addition of vectors using component method. तो हमारा लेक्चर 1 में हम ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ का ग्राफिकल अप्रोच ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड लेट्स कंटिन्यू विद लेक्चर 2. ट्राइंगल लॉ रिकैप करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास दूसरा वेक्टर है, तो हमारा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर करेंगे तो सेकंड वाले की टेल को फर्स्ट वाले के हेड पे रखेंगे. दिस विल बी ए वेक्टर, दिस विल बी बी वेक्टर एंड दिस वुड बी ए प्लस बी वेक्टर. पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देंगे, दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देंगे एंड पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे. कॉमन टेल से अपोजिट वर्टेक्स पे जो वेक्टर बनाएंगे दैट इज योर ए प्लस बी वेक्टर. ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला एरो एंड ये वाला एरो एग्जैक्टली सेम है. सो हम ये डायरेक्शन भी लेंथ भी, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. अब इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आते हैं. मैंने एक और चीज भी कराई थी प्रीवियस वीडियो में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे चेक करते हैं? दो वेक्टर्स हैं, दोनों की टेल्स को ज्वाइन करते हैं, दोनों की टेल्स को ज्वाइन करेंगे, छोटा एंगल ले लेना. दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर एक वेक्टर ऐसे था और एक वेक्टर ऐसे था तो दोनों की टेल को ज्वाइन करेंगे, ऐसे बनेगा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन दैट केस वुड बी दिस एंगल. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमारा अक्यूट भी हो सकता है एंड ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है. और अगर वो वीडियो नहीं देखा है या ये चीज नहीं आती है, गो टू दैट वीडियो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं, थोड़ा सा मैथ्स देख लेते हैं और रादर ट्रिक देख लेते हैं. मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ दिया हुआ है सपोज एल एंड ये वाला एंगल है थीटा. बाकी दो लेंथ हम निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. इसको एक्स बोल दो, कह दो एक्स बाय एल इज कॉस थीटा एंड इसको वाई बोल दो. क्या मैं कह सकता हूं वाई बाय एल इज साइन थीटा. एक्स आ जाएगा हमारा एल कॉस थीटा एंड वाई आ जाएगा हमारा एल साइन थीटा. अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड एक एंगल गिवन है तो बाकी दो साइड बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि दिस लेंथ वुड बी एल कॉस थीटा एंड दिस लेंथ वुड बी एल साइन थीटा. यहां पे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं कुछ बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी कमजोर है. ठीक है, वो कैसे गलती कर सकते हैं? स्क्रॉल कर देते हैं या स्क्रॉल ना करें तो यहीं पे कर देते हैं, बेटर रहेगा. सपोज मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एल है, ये एंगल थीटा है. तो ध्यान रखना कि ये वाली जो लेंथ होगी ये एल कॉस थीटा होगी एंड ये वाली जो लेंथ होगी ये एल साइन थीटा होगी. एंगल के साथ वाली जो लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा होगी और जो एंगल के सामने वाली होगी वो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होगी. वो थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि भाई टेक्निकली दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ बेस एंड दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ हाइपोटेन्यूज. और इसीलिए कई बार ना वो इंडियन ऑथर जो लिखते हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, वो मेरे को ज्यादा पसंद है नहीं. क्योंकि हम कैसे लिखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है.
अगर तुम किसी और बुक्स को देखोगे तो वो कैसे रेफर करती है, साइन थीटा इज इन फ्रंट ऑफ अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, नॉट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नॉट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, नो, it's in front of the angle upon hypotenuse is sin theta, in adjacent to the angle length upon hypotenuse is cos theta. तो ध्यान रखना कि ये हमारा L cos theta होगा, ये हमारा L sin theta होगा। यहां तक का समझ में आ गया? सो सपोज ये 90 डिग्री है, ये 20 है, ये एंगल 30 है, तो कैन आई से दैट दिस लेंथ इज 20 cos 30, this length is 20 sin 30, that would be 10, that would be 10 root 3। किसी को अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता नहीं है, साइन कॉस 10 नहीं पता है, गो एंड रिवाइज क्लास 10th में जो पढ़ा था, ठीक है, साइन 30 कॉस 30 तो पता होना चाहिए, लिख लिया। सपोज हमारे पास ये लेंथ 16 है एंड ये एंगल 60 है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 16 cos 60 और ये वाला लेंथ हो जाएगा 16 sin 60। दिस विल बी 8, दिस विल बी 8 रूट 3। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है और एक एंगल पता है, तो एंगल के साथ वाली लेंथ हो जाती है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, एंड एंगल के सामने वाली लेंथ हो जाती है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। अब इसको यूज करके हम डिराइव करेंगे, क्या डिराइव करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या डिराइव करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सपोज हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं, तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट किया, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। हमें रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है, हमें रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है। क्योंकि हमें वेक्टर्स गिवन है तो हमें ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मतलब उसका लेंथ गिवन है, एंड बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मतलब उसका लेंथ गिवन है, साथ में हमें एंगल थीटा भी गिवन है। तो थीटा के टर्म्स में, ए के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एंड बी के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यूजिंग दिस डायग्राम एंड सम ज्योमेट्री, एंड सम ज्योमेट्री। तो इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करें, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। नहीं समझ में आया? आएगा, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, और ये एक हमारा ये वाला और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना, पढ़े होंगे कभी कि ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, और ये बीच में से इसको काटती हुई लाइन बना दी, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों ही हमारे एंगल थीटा होंगे। फाइन, तो हमें पता चल गया कि वो वाला एंगल थीटा है। अब कंस्ट्रक्शन करो, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो इस लाइन पे, ये वाला जो लेंथ है ये बी का मैग्नीट्यूड है। एग्रीड? आई होप यू एग्री, समझ में आ गया होगा कि ये बी का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ हमारा बी मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, वी नो दिस एंगल इज थीटा, वी नो द हाइपोटेन्यूज का लेंथ, कैन आई राइट दिस लेंथ, दिस विल बी बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा एंड दिस लेंथ विल बी बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। नहीं समझ में आया तो इधर देख लो, ये वाली लेंथ हो गई बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये वाली लेंथ हो गई बी मैग्नीट्यूड
साइन थीटा। एंड बाय द वे ये वाला लेंथ हमें ऑलरेडी पता था, ये लेंथ था ए मैग्नीट्यूड। क्या मैं रिजल्टेंट की लेंथ निकाल सकता हूं? पाइथागोरस सबको आता है। ये वाली लेंथ निकालनी है हमें। कौन से वाला ट्राइंगल देखना है? ये बड़े वाला ट्राइंगल देखो, ये बड़े वाला ट्राइंगल देखो। इसमें हमें ये वाली लेंथ पता है बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये बड़े वाला ट्राइंगल देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली लेंथ हमें पता है कितना है, ए मैग्नीट्यूड प्लस दिस लेंथ। सो दिस होल लेंथ इज ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये पूरा लेंथ हमें पता है, ये पूरा लेंथ हमें पता है। हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। फाइन। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये पूरी लेंथ हो गई ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये टोटल लेंथ इन दोनों का सम है। एंड ये वाली लेंथ बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा है। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगा के हम ये लिख सकते हैं। देखो 11th वाले बच्चे इन सिंबल्स को देख के बहुत डर जाते हैं। डरना नहीं है। क्या नहीं डरना है? कि सर अब क्या करें, ये तो अजीब सी चीज है। अजीब सी चीज नहीं है, ये लेंथ है इफेक्टिवली। ये एक लेंथ है इफेक्टिवली, ये कोई वैल्यू है, ये कोई लेंथ है, ये कोई वैल्यू है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। दिस बिकम्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बिकम्स अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, इन दो टर्म्स को कंबाइन कर दो, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को। बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉमन लोगे, कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कि 1 होता है। अल्टीमेटली क्या बना? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन गया। दैट फॉर्मूला इज ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये पूरा फॉर्मूला बन गया। इसको एक काम करते हैं, सर्कल कर देते हैं, जैसे याद रहे। ये याद करना है, ये याद करना है। थोड़ा सा सफाई से लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने कॉस थीटा नीचे लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना है पूरा एक फॉर्मूला क्या है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अंडर द रूट। बहुत बार क्वेश्चन वाले डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं कि भाई रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो बताओ। आपने तो इसकी लेंथ बता दी, आपने तो इसकी लेंथ बता दी, इसकी डायरेक्शन भी तो बताओ। मुझे लग रहा है इसके डायग्राम को थोड़ा सा अलग से बना दें तो अच्छा लगेगा। इसको इसी बहाने तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। बी मैग्नीट्यूड था ये हमारा लेंथ था बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये लेंथ था हमारा बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या हम कह सकते हैं ये वाला एंगल निकाल लेते हैं अल्फा? ये अल्फा एंगल किसके बीच में है? दिस इज एन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ध्यान से नोटिस करें, दिस इज एन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, क्योंकि दोनों की टेल्स ज्वाइंट हैं। एंड दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ऐसे ही चाहो तो इसको एंगल को बीटा बोल सकते हो। बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर। सो पहले तो अल्फा की बात कर देते हैं। दिस इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ऐसे ही बीटा बोल सकते हैं, दिस इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर।
ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, क्या मैं tan अल्फा लिख सकता हूं? tan अल्फा हो जाएगा ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ। क्या हम कह सकते हैं tan अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। सो tan अल्फा वुड बी b मैग्नीट्यूड sin थीटा अपॉन a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर का फॉर्मूला बन गया tan अल्फा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो tan अल्फा की जगह sin अल्फा पूछ ले, डरना नहीं है, यहीं से बन जाएगा। sin अल्फा कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इन योर टर्म्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। So can I say sin alpha would be b magnitude sin theta upon r magnitude। जब tan अल्फा निकाल लिया, sin अल्फा निकाल लिया, तो cos अल्फा भी निकाल लेते हैं। cos अल्फा आ जाएगा दिस होल लेंथ वाज a magnitude plus b magnitude cos theta, that is a magnitude plus b magnitude cos theta divided by रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और जब लिख ही रहे हैं इतना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इज a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। आओ इस पे एक दो आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इस पे 5 न्यूटन, चलो 5 न्यूटन ले लेते हैं, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी, फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। दोनों की टेल्स जॉइंट है? हाँ है। तो हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वुड बी अंडर द रूट ऑफ, फॉर्मूला याद करेंगे, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a magnitude which is 10, b magnitude which is 5, cos of the angle between the two vectors which is cos 60। cos 60 को लिख दो 1/2, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 175 का रूट, दैट इज बेसिकली 5√7, दैट इज बेसिकली 5√7। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट जो है इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इज 5√7। tan अल्फा कितना आएगा? एंगल डायरेक्शन भी पूछ ली उसने। tan अल्फा कितना आ जाएगा? बी मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला याद नहीं है तो स्क्रॉल करके ऊपर देख लेंगे। tan अल्फा क्या था? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए हमारा ये था, बी हमारा ये था। तो बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा दैट इज 5 साइन 60 अपॉन 10 प्लस 5 कॉस 60। डन। सिंप्लीफाई कर लेना इसे। 5 साइन 60 होता है √3/2, 10 प्लस 5 कॉस 60 होता है 1/2। अब सिंप्लीफाई करोगे तो tan अल्फा आ गया 5 अपॉन 5 तो कट गया, 5 तो कट गया, दैट इज √3/5। इसको लिखेंगे कैसे? दिस वाज द क्वेश्चन,
दिस वाज द क्वेश्चन, कंट्रोल सी। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इधर 10 लग रहा है, इधर 5 लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट इज दिस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5√7, जो कि एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, सच दैट कि tan अल्फा कितना है, √3/5। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अल्फा को लिख देना tan इनवर्स √3/5। डन। ये था एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सपोज क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। सपोज ये वाला एंगल है 60 डिग्री। फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। यहां पर वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, देन आई विल हेल्प। सबने ट्राई कर लिया? चलो, किस किस को ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रिक कर दी है कि भाई यहां पे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो 120 लेना है, 60 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इन दो वेक्टर्स की जो टेल्स ज्वाइंट हैं, तो ये वाला एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब किसी ने अगर 60 लेके सॉल्व कर दिया है तो आंसर गलत हो गया। ये 10 था, ये 5 था, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। ये रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल हो गया जो रिजल्टेंट 10 न्यूटन वाले वेक्टर के साथ बना रहा है। इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना यहां पर cos 120 आएगा। cos 120 जिस जिस को पता है, दिस इज सबको पता होना चाहिए, -½ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है cos। दिस बिकम्स √75। दिस इज बेसिकली 5√3 न्यूटन। इतनी फोर्स लग रही है। tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा फॉर्मूला याद है या भूल गए? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बी मैग्नीट्यूड हो गया 5, साइन थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज साइन 120 अपॉन ए मैग्नीट्यूड दैट इज 10 प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कॉस 120। यहां पर 5 साइन 120 हो गया √3/2 अपॉन 10 प्लस 5 कॉस 120 हो गया -1/2। ध्यान रखना, साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। tan अल्फा को सिंप्लीफाई कर दो, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब एक चीज समझ में आई कि ये तो जाना पहचाना एंगल है, अल्फा तो हमारा 30 डिग्री आ गया। पिछले क्वेश्चन के अंदर ये जाना पहचाना एंगल नहीं आया था, तभी इतने ऊटपटांग ढंग से हमने लिखा था अल्फा इज tan इनवर्स √3/5। यहां पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई ये तो हमारा 30 डिग्री है और ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 5√3 आ रहा है। दो केस मैंने करा दिए, एक ऐसा केस जिसके अंदर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज, एक ऐसा केस जिसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज अक्यूट। चलो एक थर्ड केस भी करा देते हैं। क्वेश्चन 3, एक बॉडी है जिस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। फाइंड नेट फोर्स। सोल्यूशन,
दोनों की टेल्स ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, ये 10 है, ये 5 है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने। डायगोनल फ्रॉम द कॉमन टेल टू द अपोजिट वर्टेक्स बनाया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब मुझे रियली सॉल्व करने की जरूरत है ये, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता ये तो रेक्टेंगल बन गया, मैं तो इसका नाम भी बोल देता हूं कई बार, आई कॉल इट रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है कि भाई ये 10 है, ये 5 है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली पाइथागोरस से ही निकाल दो ना, दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट विल बी 5 रूट 5। अगर किसी ने कहा नहीं सर मैं तो फॉर्मूला लगा के देखूंगा, लगा दो फॉर्मूला, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। कॉस 90 जीरो होता है, तो एंड में तुम्हारे पास यही बन जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। गॉट इट। और अगर एंगल अल्फा निकालना है, टेन अल्फा कितना आ जाएगा, टेन अल्फा वुड बी दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दैट विल बी 5/10। एंड अगर बीटा भी निकालना है तो बीटा भी निकाल सकते हैं, टेन बीटा आ जाएगा this length upon this length, that will be 10/5. Resultant of these two vectors is basically 5 रूट 5। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गई, या तो अल्फा से बता दो या बीटा से बता दो। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट केस हो गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट केस भी हो गया, और ये काफी बेसिक केस भी हो गया कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कभी भी दो वेक्टर्स हमारे पास 90 डिग्री पे हैं, कि इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी, इधर 10 है इधर 7 है, डायरेक्टली कह देना कि हमारा इनका रिजल्टेंट आ जाएगा दिस वेक्टर, दिस वेक्टर वुड बी 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर द रूट, एंगल अल्फा और बीटा आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा हमारे पास 7/10, एंड टेन बीटा आ जाएगा हमारे पास 10/7। डन, गॉट इट। आगे बढ़े, हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, ये एंगल अल्फा था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, कितना आ रहा था, अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में खिसका देते हैं अच्छा लगेगा, इनटू कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। अब हमने कहा फर्स्ट थिंग, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, क्या मैं कह सकता हूं कि जहां पर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, थीटा किसके बीच में लाई करता था, 0 और 180 के बीच में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसके बीच में लाई करता था, 0 एंड 180 के बीच में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर फिर से भूल गए हो तो गो टू द लास्ट वीडियो, जहां पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में हमने बात करी है। इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जहां पर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा कॉस 0 होता है +1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो अगर इसको +1 डाल देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का अंडर द रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड।
रिजल्टेंट का हमारा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। एंड इस केस में हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रीवियस वीडियो का केस 1 है, प्रीवियस वीडियो का केस 1 है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। इस केस की बात कर रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स वर इन सेम डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं एक का मैग्नीट्यूड 7 था, एक का 2 था, तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया था? मैंने पहले ही बोल दिया था, बिना सॉल्व करे ही बोल दिया था कि मैंने कहा था कि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देना और नॉन न्यूटन आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। इसका ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यहां पे जाके आया है। ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ना डॉक्टर स्ट्रेंज वाली कहानी हो गई, मार्वल में था ना कि भाई पहले बता दिया कि कैसे कर, ये ऐसे आंसर है, ये आंसर आएगा, क्यों आएगा वो बाद में बता रहे हैं। ऐसे ही केस 2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा? अब यहां पे बहुत लोग कहेंगे cos थीटा जहां पे मिनिमम होगा, एग्रीड। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि नहीं नहीं, जहां पे cos थीटा क्या होगा? 0 हो जाएगा। नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब cos तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो cos थीटा तो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, तो इसका मतलब cos थीटा मिनिमम कब होगा? जब cos 180 होगा, दैट विल बी -1, दैट विल बी -1। तो इस केस में क्या बन जाएगा? अंडर द रूट ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर -2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड बन जाएगा। कुछ नहीं करना, यहां पे cos थीटा की वैल्यू -1 पुट कर देनी है, फैक्टराइज हो जाएगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज मिनिमम विच इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। This is the case when both the vectors were in opposite direction, when both the vectors were in opposite direction, कि भाई बड़ा मैग्नीट्यूड माइनस छोटा मैग्नीट्यूड कर देना। ध्यान रखना, लार्जर माइनस स्मॉलर कर रहे हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं सपोज एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 है मान लो 7 न्यूटन, F2 है मान लो 5 न्यूटन, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12 न्यूटन। मिनिमम कितना हो सकता है? 2 न्यूटन। 12 कब होगा? जब 7 और 5 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो उस केस में तो रिजल्टेंट हो जाएगा 12। और जब 7 एक तरफ लग रही है और 5 एक तरफ लग रही है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2 न्यूटन। ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन वाला केस, ये हो गया सेम डायरेक्शन वाला केस। सो जो रिजल्टेंट होगा, दैट मैग्नीट्यूड कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 2 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए। जैसे जैसे थीटा को 0 से बढ़ाते बढ़ाते मैं 180 तक लेके जाऊंगा, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, 12 से कम होता 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 2 न्यूटन तक चला जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस, हमने ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ कर लिया, उसके फॉर्मूला भी कर चुके। अब मैंने कुछ प्रॉमिस किया था कि वी विल डू कपल ऑफ क्वेश्चंस, लेट अस टॉक अबाउट दोस क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4। हमें मालूम है, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 एंड 2 है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पॉसिबल इज 4, मिनिमम मैग्नीट्यूड पॉसिबल इज 0। तो 4 तो हो सकता है, ये कह रहा है किसका 4 नहीं हो सकता? इसमें 4 हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर मैं ये पूछूं कि what should be the angle between these two vectors so that the resultant is 4, so the angle between two vectors should be 0 degree। सेकेंड केस, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? 6। मिनिमम कितना हो सकता है? 2। इसका मतलब 6 और 2 के बीच में रिजल्टेंट सारे पॉसिबल हैं।
मतलब अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का 4 है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा? जब 2 और 4 सेम डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम इज 6, एंड 4 एंड 2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मिनिमम इज 2। लेकिन इसके बीच में सारी वैल्यूज पॉसिबल है फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ थीटा। तो इसमें इसका मतलब 4 भी पॉसिबल है, तो इसका भी 4 हो सकता है, इसका भी 4 हो सकता है। थर्ड केस, इसमें मैक्सिमम कितना होगा? 8, एंड मिनिमम कितना होगा? 6 मैग्नीट्यूड माइनस 2, तो दैट इज 4। इस केस में 4 हो सकता है फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू बी 180 डिग्री। फोर्थ केस, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम हो सकता है 10 एंड मिनिमम हो सकता है 6। तो 6 और 10 के बीच में सारे मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट लाई करेंगे। ऑब्वियसली इसमें 4 पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। हाँ, इसमें एक नया क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। एनी आइडिया क्या क्वेश्चन बना सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं सेकंड केस में जब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 था, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 था, तो रिजल्टेंट 4 हो सकता है। हाँ, हो सकता है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो क्या हम यहां पे फॉर्मूला लगा के कह सकते हैं बी ऑप्शन में कि लेट द रिजल्टेंट बी 4 न्यूटन्स? सो फॉर्मूला लगाएंगे 4 शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ये कट जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ये कट जाएगा, 2 2 4, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 16। सो दैट शुड बी इक्वल टू cos थीटा। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सॉल्वेबल वैल्यू, क्योंकि cos थीटा कम्स आउट टू बी -1/4। इसके बाद तो कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, लेकिन इसको देख के मैं इतना जरूर कह सकता हूं द एंगल बिटवीन 2 एंड 4 शुड बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस में ही हमारा cos हमारा नेगेटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। दिस इज अ वर्बल क्वेश्चन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंड मैक्सिमम की जगह अगर मिनिमम बोला जाए, मिनिमम, in that case the angle between the two vectors should be 180 degrees. So maximum वाले केस में 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होंगे। मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, यही तो करके उठे हैं हम कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। Two forces each of magnitude f have a resultant of same magnitude f। भाई हमारे पास एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था हमारा f, एक दूसरा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था हमारे पास f। हमें मालूम है मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम रिजल्टेंट पॉसिबल इज 2f। मिनिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पॉसिबल इज 0। इसका मतलब 2f और 0 के बीच में सारी वैल्यू आ सकती हैं। इसका मतलब 1.9f भी पॉसिबल है, 1.8f भी पॉसिबल है, 0.8f भी पॉसिबल है, 0.1f भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 एंड 2f के बीच में सारे रिजल्टेंट्स पॉसिबल हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन वाला कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड f होना चाहिए। फॉर्मूला लगा दो। हम कहेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड शुड बी f। बोला है इसने कि कितना एंगल दो वेक्टर्स के बीच में होना चाहिए जब a का मैग्नीट्यूड भी f था, b का मैग्नीट्यूड भी f था, एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी f ही आना चाहिए। तो हम कहेंगे f शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2ff cos थीटा। सिंप्लीफाई कर देना, टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे तो f स्क्वायर करोगे, ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो यहां से f स्क्वायर कट जाएगा, एंड दिस बिकम्स cos थीटा इज -12।
कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है? जब एंगल हमारा 120 डिग्री होता है। वी आर डन विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा एक्स है एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज वाई। तो ये कह रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दैट विल बी एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इज 17. Minimum magnitude of the resultant of two vectors, which is when they are in opposite direction, that would be x minus y. X minus y is 7. दोनों को ऐड कर दो, 2x equal to 24. So x comes out to be 12 and that is 17 minus 12, that's going to be 5. So इसका मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। ये पूछा है क्या? लेट अस सी आगे क्या बोलता है। Then the magnitude of the resultant of the two vectors when they act perpendicular to each other। इसका मतलब एक वेक्टर है 12 न्यूटन का, ये इधर लग रहा है, दूसरा वेक्टर है 5 न्यूटन का, ये हमारा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन जाएगा रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कहेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस केस में। पाइथागोरस लगा दो डायरेक्टली, दैट कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अरे ये तो मेरे को याद ही है, 13 आता है, कर लेना। 144 प्लस 25 कर लेना, 169 आ जाएगा, उसका रूट इज 13। Some of you people might find this question a bit difficult. Problem is not physics, the problem is mathematics. क्योंकि अभी तुम वेक्टर्स पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैथ के अंदर भी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही होगी। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी डूइंग स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूले आते ही नहीं होंगे। बट एनीवे, अज्यूमिंग कि तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। Two vectors having equal magnitudes A make an angle theta with each other। मतलब एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड A है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी A है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। सो हम कहेंगे रिजल्टेंट जो बनेगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये बनेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस थीटा, यहां से ए कॉमन ले लेना, अंडर द रूट ऑफ 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे अटक जाएंगे क्योंकि उनको हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं आता है एट दिस पॉइंट। तो याद रखना कि 1 प्लस कॉस थीटा, और रादर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो आंसर शुड बी 2a कॉस थीटा बाई 2। 2a cos theta by 2। This is the resultant, this is the magnitude of resultant। एंगल भी पूछ लेगा वो। अब एंगल को फॉर्मूले में फिर लगाने बैठोगे फिर अटक जाओगे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर मैथ काफी हमें धोखा दे रही है, बट ठीक है, मतलब मैथ तो बनी है धोखा देने के लिए भाई। सपोज, चलो आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एंगल पूछा है, रिजल्टेंट का एंगल ले लो ये वाला अल्फा, फॉर्मूला लगा दो टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अब भूल तो नहीं गए फॉर्मूला? टेन अल्फा था बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो दैट इज ए साइन थीटा
अपॉन a प्लस a cos थीटा, ये आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी अभी मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला सिखाया था, उससे कर लेंगे। एंड साइन थीटा, यहां पर भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, इसको लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, दिस बिकम्स tan थीटा बाई 2। सो tan alpha is tan theta by 2. So alpha should be theta by 2. So जो रिजल्टेंट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है कि वो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा और ये वाला एंगल भी फिर थीटा बाई 2 होगा। हालांकि इसको तो वैसे भी सोच सकते थे, बट ठीक है, फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए। वैसे कैसे सोच सकते थे? जब दो वेक्टर जिनका हमारा मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल थीटा पे है, इनका रिजल्टेंट लेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो ये रिजल्टेंट बनेगा। तो ये लेंथ अगर ये लेंथ के बराबर थी, तो ये लेंथ भी ये लेंथ के बराबर होगी। ये तो रोम्बस बन गया। रोम्बस के अंदर क्या होता है? क्या होता है रोम्बस के अंदर? डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल, या डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल। रोम्बस में करता है और किस में करता है? रेक्टेंगल में? नहीं नहीं, रेक्टेंगल में नहीं करता, स्क्वायर में करता है। 9/10 की ज्योमेट्री मत भूल जाना, ठीक है? तो ये थीटा बाई 2 तो वैसे भी सोच सकते थे, बट दिस इज द प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच। दिस इज द प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच which might be a bit confusing to some people. We have another question based on triangle law and parallelogram law. The sum of two forces P and Q is R, such that R magnitude is equal to P magnitude. ये कह रहा है the angle theta that the resultant of 2P and Q makes with Q is how much? Suppose हमारे पास ये P वेक्टर है, ये हमारे पास Q वेक्टर है। Sum of two forces P and Q is R. इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज वेक्टर R, सच दैट R मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड। मतलब ये इसने कह दिया है कि R मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये कह रहा है द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2P, 2P मतलब P को डबल कर दिया, ये 2P हो गया, एंड Q, ये Q हो गया, विल मेक विद इनका रिजल्टेंट 2P and Q का रिजल्टेंट, दिस इज दिस रिजल्टेंट, दिस मेक्स विद Q, ये वाला एंगल पूछा है, इसको थीटा बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो शुड आई रिपीट? क्वेश्चन वाला कह रहा है सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, ये P वेक्टर हो गया, ये Q वेक्टर हो गया, इज R, इनका रिजल्टेंट R है, इनके बीच में कुछ एंगल रहा होगा, वो एंगल थीटा मत लेना क्योंकि थीटा किसी और चीज को मान रहा है। लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, sum of two forces P and Q is R such that R magnitude is same as P magnitude। चलो भाई, मान लिया इसने ये बोला है। फिर कह रहा है द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2P, 2P मतलब मैंने इसको बड़ा कर दिया, 2P कर दिया, एंड Q, अब इनके बीच का एंगल तो वही रहेगा ना जो पहले था, तो ये एंगल तो अल्फा ही रहेगा। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, ये एंगल तो अल्फा ही रहेगा। एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q मेक्स विद Q, सो बेसिकली इसे ये वाला एंगल को ये थीटा बोल रहा है, ये वाला एंगल। चलो, पहले जो पहली बात बोली है इसके बेसिस पे इक्वेशन लिखते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। क्या कह रहा है ये? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ P मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस Q मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड
कॉस अल्फा, और साथ में कह रहा है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज सेम एज पी मैग्नीट्यूड, तो इसको काट के क्या लिख दो, पी मैग्नीट्यूड लिख दो। टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करेंगे ये कट जाएगा, रूट हट जाएगा। उसके बाद हमारा बनेगा क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2p मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा शुड बी 0। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को संभाल के रखना, अब इस इक्वेशन को संभाल के रखना। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इस एंगल थीटा के लिए। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद करो, tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, दैट वाज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड a वेक्टर। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू, ये a वेक्टर का रोल प्ले करेगा, ये b वेक्टर का रोल प्ले करेगा, एंड ये एंगल थीटा लोगे। tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा होता था, तो b की जगह हो जाएगा 2p साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन ए हो जाएगा क्यू का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा, बी हो जाएगा 2p कॉस अल्फा। ये थीटा एंगल निकालना है। नहीं समझ में आया तो पूछ लोगे भाई, नहीं समझ में आया सर, ये तो आपने कुछ कंफ्यूजिंग सा कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, मैंने बस ये कहा है कि ये होता था, ये रिजल्टेंट निकालते थे हम। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा टफ ले लिया स्टार्टिंग वालों के हिसाब से, ठीक है, अब जब मैंने ले ही लिया है तो समझा भी देंगे। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये थीटा था, ये अल्फा था, ये बीटा था। याद करेंगे, फॉर्मूला आता था tan अल्फा इज b मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम tan बीटा की बात करें, tan बीटा की बात करें तो ये आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। इज दैट फाइन? अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा मैंने पिंक वाला फॉर्मूला क्या सोच के लिखा है, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो क्या है, अल्फा, और ये वाला एंगल है थीटा। तो हमारा क्या बोलते हैं, ये तो जो थीटा है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बेसिकली tan अल्फा वाला रोल प्ले कर रहा है। तो tan थीटा इज b, b हो जाएगा 2p साइन, साइन कौन सा, अल्फा, अपॉन ये वाला एंगल हो गया क्यू प्लस 2p कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, शायद इस इक्वेशन से हो जाएगा। यहां पर क्यू कट गया तो आ गया क्यू मैग्नीट्यूड प्लस 2p कॉस अल्फा इज 0। क्यू मैग्नीट्यूड प्लस 2p कॉस अल्फा, दिस वैल्यू इज बेसिकली दिस वैल्यू इज 0। अरे तो क्वेश्चन हो गया कि tan थीटा इज समथिंग डिवाइडेड बाय 0। ये कब होता है भाई, समथिंग नॉन जीरो वैल्यू डिवाइडेड बाय 0, नॉन जीरो वैल्यू डिवाइडेड बाय 0। तो ये तो हमारा इंफिनिटी हो गया या नॉट डिफाइंड हो गया, तो थीटा शुड बी 90 डिग्री, थीटा शुड बी 90 डिग्री। एंड आई थिंक यही आंसर था। तो ये थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन उठा लिया जोश जोश में, ठीक है, जब उठा ही लिया तो हम कर भी लेंगे। तो दैट कंक्लूड्स अवर लेक्चर। लेक्चर 1 हो चुका, लेक्चर 2 हो चुका। लेक्चर 1 में मैंने कराया था ग्राफिकल अप्रोच ऑफ ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। लेक्चर 2 में मैंने किया है मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। लेक्चर 3 में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट मेथड। तो इसमें दो टॉपिक कराऊंगा मैं, एक तो यूनिट वेक्टर का, दो तीन टॉपिक कवर करे जाएंगे। एक तो यूनिट वेक्टर्स कवर करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। दूसरा हम कहेंगे कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, एंड फिर हम कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। सो दैट इज समथिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर।
सी या इन लेक्चर 3। और किसी ने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर 1।